हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये हमारा अब सेकंड पार्ट ऑफ रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज बिजनेस प्रोफेशन हेड में। लास्ट लेक्चर तक हमने 37 सेक्शन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, 37 तक मतलब कंप्लीट कर लिया था। अब आज से हम चालू करेंगे 40A के डिसअलाउंसेस के बारे में। अब बेटा ध्यान दें, जो भी खर्चे अलाउड हुए थे 30 से लेकर 37 के बीच में, तरह तरह के खर्चे अलाउड हुए थे, आपको पता ही है। अब वो खर्चे डिसअलाउड हो सकते हैं अगर आने वाले सेक्शंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो कैसे डिसअलाउड होंगे वो चालू करते हैं। पहले आता है 40A क्लोज 1। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस या कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि नॉन रेसिडेंट को आप करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट हुआ है या फिर आपने किसी आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट करा है, यानी कि पेमेंट आउटसाइड इंडिया किसी को करा है या इंडिया में करा है तो किसी नॉन रेसिडेंट को करा है, जिसके ऊपर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, पर आपने टीडीएस काटा नहीं, या टीडीएस काट तो लिया था पर आपने रिटर्न फाइल करने की डेट तक 139(1) में जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उस समय तक अगर आपने वो अमाउंट जमा नहीं करवाया टीडीएस का, तो वो जो खर्चा आपने किया है वो पूरी तरह से डिसअलाउड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जितना भी खर्चा उसका 100% डिसअलाउंस आ जाएगा। आगे फिर मैंने आपको दो बातें लिखवाई थी। आगे मैंने कहा था कि अगर बाई चांस आप आने वाले सालों में टीडीएस जमा करा देते हैं सरकार को उस पेमेंट का, तो बाद वाले साल में आपको उस ईयर में डिडक्शन दे दिया जाएगा। और इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि अगर पेई मतलब जिसको आपने पैसा दिया है, वो उस इनकम जिस पे आपने टीडीएस नहीं काटा था वो अपनी उस इनकम को अपने रिटर्न में शो कर देता है और उसके ऊपर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका मान लिया जाएगा जैसे आपने टीडीएस काट लिया और आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, पर उस ईयर में दिया जाएगा जिस ईयर में पेई ने टैक्स जमा कराया होगा। मतलब अगर टेक्निकली आप थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको क्या समझाया था। मानते हैं कि आपने 2021 में खर्चा करा, 2021 में आपने एक्सपेंस करा जिसके ऊपर आपने टीडीएस काटा नहीं, ठीक है। अब आपने टीडीएस काटा नहीं, चलो बढ़िया बात है। अब हुआ क्या कि जब वो पेई है जिसको आपने पेमेंट करा था, उसने अपना जब आईटीआर भरा, मानते हैं कि वो अपना आईटीआर 21-22 में भरेगा क्योंकि 20-21 में जो उसने कमाया होगा वो उसका आईटीआर 21-22 में भर रहा है। अब 21-22 के अपने आईटीआर में पेई ने ये जो एक्सपेंस आपके लिए था वो इसकी इनकम है, उसने अपनी इनकम में इसको जोड़ दिया और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता था वो पे कर दिया। तो माना जाएगा कि जिस ईयर पेई ने पे कर दिया उस ईयर आपने टीडीएस जमा करा दिया, और इसीलिए अगर 21-22 में वो टैक्स पे करेगा तो माना जाएगा कि आपने टीडीएस कब जमा कराया, फिर बेटा 21-22 में जमा कराया। और अगर 21-22 में जमा कराया तो फिर डिडक्शन बेटा 20-21 में तो नहीं मिल पाएगा, फिर 21-22 में वापस आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा रूल ध्यान रखना है, क्योंकि पेई जिस ईयर जमा कराएगा उस ईयर माना जाएगा कि आपने टीडीएस जमा करा दिया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आईक्यू रखने की जरूरत है। इसी के बाद मैंने एक और बात आपको समझाई थी कि अगर बाई चांस आपका पेमेंट 20-21 का है, आपने 20-21 में क्या करा, टीडीएस काटा ही नहीं, जो पेमेंट करा आपने टीडीएस काटा नहीं, पर आपके पास जो टीडीएस जमा कराने का टाइम इन्होंने दिया है वो दिया रिटर्न भरने की डेट तक। अब मानते हैं 20-21 का आपका खर्चा था, ठीक है, आपका रिटर्न कब भरोगे आप, फिर 21-22 में भरोगे। मान लेते हैं 31 जुलाई आपकी डेट आती है, दो डेट हो सकती है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो भी आपके ऊपर लागू हो। तो अब मानते हैं कि आपकी ड्यू डेट आती है 31 जुलाई वाली, तो हुआ क्या होगा कि जब आप 31 जुलाई को अपना आईटीआर भरोगे, आपने उस तारीख तक, यानी कि ध्यान रखना 31 मार्च 21 तक तो टीडीएस काटा ही नहीं था, पर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 जुलाई 21 के बीच में जब नया वो असेसमेंट ईयर चल रहा था उस दौरान आपने टीडीएस काट के 31 जुलाई 21 तक जमा करा दिया, यानी कि रिटर्न भरने की डेट तक टीडीएस जमा करा दिया। तो इन दैट केस आपको डिडक्शन क्या 20-21 में मिल जाएगा, क्योंकि आपने टीडीएस को जमा करा दिया रिटर्न की डेट तक। तो जवाब आता है नहीं मिल पाएगा 20-21 में, क्योंकि अगर 20-21 में आपको डिडक्शन चाहिए था तो टीडीएस काट लेना चाहिए था आपको ड्यूरिंग द ईयर। डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कर लो, पेमेंट रिटर्न की डेट तक कर सकते हो। अगर आपने डिडक्शन भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं करा, यानी कि डिडक्शन भी अगले साल कर रहे हो, पेमेंट भी रिटर्न की डेट तक कर दो, भले 31 जुलाई 21 तक आप पेमेंट कर रहे हो, तो भी आपको डिडक्शन 21-22 में मिलेगा, 20-21 में नहीं मिलने वाला है। तो ये दो छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला सेक्शन सेम लाइन पे था, जो ऊपर वाला था उसी लाइन पे था, 40A क्लोज 1 है। ये लागू किस पे होता था, कोई भी ऐसा पेमेंट जो आपने रेसिडेंट को करा है जिस पे आपको टीडीएस काटना चाहिए था। अब आप सभी को पता है कि कौन कौन से पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना चाहिए, या आपने टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ा है, सेक्शन 192 से लेकर 194 LM तक बहुत सारे सेक्शन आपने पढ़े थे उसके अंदर, तो आपको पता है कि कौन कौन से पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना चाहिए था। तो
अब अगर आपने कोई पेमेंट करा रेसिडेंट को, उस पर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट लिया पर रिटर्न फाइल करने की डेट तक जमा नहीं करवाया, सेम वही ऊपर वाली गड़बड़, तो उस खर्चे का बेटा 30% अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। और यहाँ पे भी बाकी सारे पॉइंट वही हैं जो कि ऊपर वाले होते थे। मतलब क्या हो गए पॉइंट आपके दूसरे वाले, कि अगर आपने आने वाले साल में टीडीएस जमा करा दिया तो उस पर्टिकुलर ईयर में बाद में आपको डिडक्शन दे देंगे, या फिर अगर पेई ने अपने सेल्फ असेसमेंट में उसका टैक्स इनकम में टैक्स जमा करा दिया तो आपको डिफ़ॉल्टर नहीं मानकर आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। वो वाली सब चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे भी लागू रहेगी, पर यहाँ पे 30% डिसअलाउड होता है और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये भी रखना है कि ये गड़बड़ तभी होगी जब आपने टीडीएस काटना चाहिए था और नहीं काटा। अब आप बोलोगे सर टीडीएस काटना चाहिए था नहीं काटा का मतलब क्या, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप याद करो एक सेक्शन था 194C करके टीडीएस में, 194C में लिखा था कि अगर आप पेमेंट करते हैं रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क के लिए तो आपको टीडीएस काट के देना है। 1% 2% की रेट होती थी, पता होगा आपको अच्छी तरह से। अब से फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है इस 194C में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी नहीं आती, बशर्ते वो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में आते हों। याद होगा आपको बहुत सारे सेक्शन में ऐसा था कि इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं काटना अगर वो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में आते हो। तो मानते हैं एग्जाम्पल 1 लेता हूँ मैं, जैसे मानते हैं एक मिस्टर एक्स है, ठीक है बेटा। मिस्टर एक्स ईयर 1920 में 44AB वाला जो कानून है टैक्स ऑडिट का उसमें कवर नहीं होते, ठीक है। अब बेटा 2021 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा, तो अब आप सोच के बताइए, सोचना अच्छी तरह से कि क्या इनको जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे 2021 में तो टीडीएस काटना पड़ेगा? जवाब आता है नहीं काटना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये इंडिविजुअल एचयूएफ जो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं आए थे तो उनकी लाइबिलिटी है ही नहीं 194C में। अब अगर मान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और ये टीडीएस इनको काटना ही नहीं था, तो अगर इनको काटना ही नहीं था और इन्होंने नहीं काटा तो क्या डिसअलाउंसेस आने वाला है? 40A क्लोज बनेगा? जवाब है कि नहीं, कोई डिसअलाउंसेस नहीं आएगा। 40A में कभी डिसअलाउंसेस आएगा जब आपको पेमेंट करा है उस पर टीडीएस काटना जरूरी है और नहीं काटा तो आएगा। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं 194 और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट 194C में टीडीएस के दायरे में आता है, पर क्या मिस्टर एक्स उस लाइबिलिटी में फंसते हैं? जवाब है नहीं फंसते, इसलिए उनके ऊपर कोई डिसअलाउंसेस आने वाला नहीं है। पर इसी एग्जाम्पल को मैं उल्टा करता हूँ, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एक मिस्टर वाई है। अब ये जो मिस्टर वाई बेटा ये 1920 में 44AB में कवर हुए थे, मतलब इनका टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा था, 1 करोड़ वगैरह जो भी लिमिट है। तो अब अगर ये 2021 में ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, मिस्टर वाई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, तो क्या टीडीएस काटना चाहिए था इनको? जवाब है हाँ, काटना चाहिए था इनको। अब अगर इनको काटना चाहिए था और अगर ये नहीं काटेंगे तो 40A क्लोज बने लग जाएगा और 30% भी पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो ये लॉजिक के साथ आपको ध्यान रखना है। डिसअलाउंसेस तभी आएगा जब आपको काटना चाहिए था और आपने नहीं काटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कब काटना चाहिए था ये आपने टीडीएस वाले चैप्टर में अच्छी तरह से समझा हुआ है। अगला आता था खर्चा, बड़ा फर्जी सा था। 40A क्लोज टू इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो डिसअलाउड है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एडवांस टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स का इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, जो भी हो सब खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। आईटी, जब इनकम टैक्स खर्चा नहीं है तो आईटी रिफंड को भी आप इनकम नहीं मान सकते, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और इसके बाद आपके सामने आता था कि अगर इनकम टैक्स रिफंड के साथ आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तो वो इंटरेस्ट को जरूर आप इनकम मानेंगे अंडर हेड IUS। इसके बाद आता था टैक्स ऑन परक्यूसिट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता था। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूसिट देता है उस परक्यूसिट का जो टैक्स है वो अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये आपको मैंने इसमें समझाया था। तो परक्यूसिट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए उसका जो टैक्स है अगर वो एम्प्लॉयर पे कर देगा तो बेटा ये एम्प्लॉयर का तो खर्चा हो जाएगा, सोचिए अच्छी तरह से, और एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगा क्योंकि उनको तो फायदा हो गया। तो एम्प्लॉय के लिए बेटा ये इनकम एग्जेम्प्ट है 10(10)(c) के अंदर, और एम्प्लॉयर ने जो ये खर्चा करा फिर उसको डिसअलाउड कर दिया जाएगा 40A(5) के अंदर। तो ये मैंने आपको समझाया था। अगला मैंने आपको बताया था 40B, केवल फर्म पे लागू होता है। 40B कौन सा खर्चा डिसअलाउड अलाउड किया जाता है फर्म को इसके अंदर? अलाउड डिसअलाउड की बात तो याद करो, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू द पार्टनर्स। आपको ऊपर मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है वो फर्म के लिए खर्चा होगा, उसका डिडक्शन फर्म को 40B में मिलेगा और पार्टनर के लिए वही अमाउंट इनकम बन जाएगा, सेक्शन 28 में BNP में टैक्सेबल है। तो अब फर्म को कितना डिडक्शन मिलेगा 40B में, मैंने आपको इसका समरी बता दिया था। सबसे पहले कोई भी फर्म इनकम टैक्स में एज ए फर्म असेस नहीं हो सकती जब तक कि उसकी डीड ना हो। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डीड है ये, डीप क्या होता है। चलिए अगली बात तो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्शन केवल तभी मिलेगा जब वो डीड से ऑथोराइज्ड हो उसका पेमेंट।
नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैक्सिमम डिडक्शन फर्म ले सकती है अप टू 12% पर एनम, ये 12 है। इसके बाद कोई भी रेम्यूनरेशन का डिडक्शन फर्म को नहीं मिलेगा अगर वो अपने नॉन वर्किंग पार्टनर को पे करेगी, और रेम्यूनरेशन जो वर्किंग पार्टनर को पे किया जाएगा उसका भी डिडक्शन एक लिमिट तक ही मिलेगा, और वो लिमिट थी पहले 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे या लॉस के केसेस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर है इसमें ध्यान रखना आप, और बैलेंस बुक प्रॉफिट के लिए 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आपको अपनी बीएनपी की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, यानी सेक्शन 28 से लेकर 44 के जो भी एडजस्टमेंट है वो कर लेने हैं, एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट किए बिना सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो बीएनपी का इनकम बचेगा उसी को आप बुक प्रॉफिट्स कह देंगे, और वो बुक प्रॉफिट का परसेंटेज करके आप उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 40 भी केवल फर्म पे एप्लीकेबल होता है, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर रखे हैं इसके भी अपन ने, तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता था एक सेक्शन 48(2), ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए छोटा सा सेक्शन है। क्या कहता था ये कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में किसी खर्चे का पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को किया है, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब रिलेटिव हो गए टेक्निकली, और एओ को लगता है कि वो जो स्पेसिफाइड पर्सन को आपने पेमेंट करा है वो अनरीजनेबल है कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंसेस, लेजिटिमेट नीड ऑफ द एक्सपेंसेस, बेनिफिट डेराइव फ्रॉम द एक्सपेंसेस, तो ये आपको मैंने लिखवाया था, याद है सबको। तो ये सब रीजन से अगर कोई यानी कि अनरीजनेबल लगता है अगर एओ को, तो अनरीजनेबल खर्चा 48(2) में डिसअलाउड कर सकता है, ये आपका 48(2) कहता था। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, तो इंडिविजुअल के लिए उसके रिलेटिव हो जाते हैं, एचयूएफ के लिए उसके मेंबर के रिलेटिव, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे सामने होता था 48(3) एंड 48(3)(a), रूल रीड विद रूल 6DD। क्या कहता था 48(3), याद करो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपन ने 10,000 वाला कानून पढ़ा था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालते वक्त 43(1) में। वहाँ पे भी मैंने क्या कहा था कि अगर आपने एसेट को अक्वायर करने के लिए कोई खर्चा करा और एक दिन में आपने जो पेमेंट करा पर्सन को वो 10,000 से एक्सीड करता है, और अगर वो पेमेंट आपने अकाउंट पे चेक वगैरह से नहीं करा तो वो खर्चा कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। अब वो कैपिटल खर्चों के लिए था, तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे में भी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक दिन में आपने किसी व्यक्ति को रेवेन्यू नेचर का कोई पेमेंट करा, जैसे मान लेते हैं आपने स्टेशनरी खरीदी एक दुकान से और वो 50,000 की स्टेशनरी थी, अब आपने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये, स्टेशनरी का नॉर्मली खर्चा अलाउड है बेटा, 37 के तहत देखा जाए तो अलाउड होना चाहिए, पर आपने जब पेमेंट करा वो 50,000 का पेमेंट आपने कैश में कर दिया, तो क्या कोई दिक्कत है कैश पेमेंट में? यहाँ पे भी जैसे कैपिटल खर्चों में दिक्कत होती थी, तो जवाब है हाँ। रेवेन्यू खर्चों पे 43 लग जाएगा। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका डिडक्शन आपको मिलना चाहिए था पर उसका पेमेंट जो आपने एक दिन में करा या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो आपने करा एक पर्सन को सिंगल डे में, वो अगर 10,000 से ऊपर का है तो आपको पेमेंट फिर बेटा प्रिस्क्राइब तरीके से करना है। क्या है प्रिस्क्राइब तरीका? अकाउंट पे चेक से करिए, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से करिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करिए, इनमें से किसी तरीके से पेमेंट करिए, या फिर वो प्रिस्क्राइब तरीके जो आपको पता है यूपीआई वगैरह जो, उन तरीके से करेंगे तब तो अलाउड हो जाएगा। 10,000 से एक्सीड अगर खर्चा है तो 10,000 तक में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज फिर वो खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। मतलब मान लीजिए 50,000 की स्टेशनरी जो आपने खरीदी और वो 50,000 का पेमेंट आपने दुकानदार को कैश में कर दिया, तो वो 50,000 का फिर डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? 43 एप्लीकेबल हो जाएगा, आपने गड़बड़ कर दी पेमेंट करते वक्त। ट्रांसपोर्टर को जब आप पेमेंट करेंगे तो 10,000 की जगह लिमिट आप 35,000 रुपये की देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था 48(3) ये क्या कहता था, जस्ट 3 का उल्टा होता था। 48(3) में क्या बोला गया था कि अगर बाई चांस आपने किसी खर्चे का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस में किसी प्रीवियस ईयर में ले लिया, पेमेंट करे ही नहीं उस ईयर, अक्रूड बेसिस पे ले लिया, अगले साल जब पेमेंट करा और वो पेमेंट करते वक्त वापस से ये डिफॉल्ट कर दिया, मतलब 10,000 से ज़्यादा वाला पेमेंट आपने गड़बड़ कर दिया, तो अगले साल क्या होगा? अगले साल अब खर्चा तो बेटा डिसअलाउड हो नहीं सकता क्योंकि खर्चा तो ऑलरेडी पिछले साल अलाउड हो गया अक्रूवल बेसिस में, तो अगले साल उसको 48(3) में डालकर उसको आपकी बीएनपी की इनकम मान लेंगे और इनकम में वापस से एड बैक कर दिया जाएगा। ये आपका 48(3) था। इसके बाद आता था रूल 6DD। ऐसे कौन कौन से पेमेंट है जहाँ पे कि आप 10,000 का गड़बड़ कर भी देते हैं तो भी आप पे डिफॉल्ट यानी कि डिसअलाउंसेस नहीं आएगा। तो पहला था पेमेंट अगर आपने आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी या किसी बैंक को करा है, गवर्नमेंट को अगर आपने पेमेंट करा है रिक्वायर्ड अंडर लीगल टेंडर वगैरह, या आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करने के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज करने के लिए कोई अगर पेमेंट करा है, एक दिन में अगर आपने पेमेंट करा है जिस दिन बैंक की छुट्टी थी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इस सेक्शन से। तो ये कुछ मेनली आपकी चीज़ें होती थी जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया पेमेंट कर भी दिया तो दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए पीएनएल में लिखा हुआ है, अब जैसे पीएनएल में लिखा हुआ है आपका खर्चा, ये देखिए पीएनएल में लिख रखा है टू स्टेशनरी 20,000, नीचे इन्फॉर्मेशन में दे दिया पेमेंट इज मेड इन कैश ऑन 26 जनवरी,
अब आप देखोगे 20,000 का पेमेंट है, कैश में पेमेंट करा है तो डिसअलाउड होना चाहिए पूरा 20,000, सीधी सी बात है 43, पर आप दिन पढ़िए 26 जनवरी को पेमेंट करा है, 26 जनवरी को तो छुट्टी रहती है बैंक की, तो इसीलिए अब आपको अलाउड ही रखना है, इसको डिसअलाउड नहीं करना है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ। चलिए अगला आपके मैंने कहा था जो ग्रेचुटी का प्रोविजन होता है वो डिसअलाउड होता है, इसमें जो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे सामने आता था लास्ट सेक्शन, यानी कि मेनली 43B करके एक सेक्शन आता था जो कहता था कि कुछ खर्चों का डिडक्शन आप केवल तभी ले सकते हैं जब आपने उसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो। वो खर्चे कौन कौन से थे? तो पहला था बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, दूसरा था टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, लीव इंकैशमेंट का पैसा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपने किससे लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी से, कोई भी पेमेंट जो आपने इंडियन रेलवे को करा है फॉर यूज़ ऑफ रेलवे एसेट। तो इस प्रकार के जो पेमेंट्स है इनका डिडक्शन आप केवल तभी ले सकेंगे जब आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। पेमेंट कब तक करना है? प्रीवियस ईयर में कर दो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हो तो रिटर्न भरने की डेट तक कर देना, तो भी आपको पर्टिकुलर ईयर में अलाउड हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते रिटर्न भरने की डेट तक भी पेमेंट, तो फिर आपको बाद में अलाउड कर देंगे जिस ईयर पे होगा। मतलब मान लीजिए 2021 का कोई खर्चा है तो 2021 में पे कर दो, नहीं कर पाते 31 मार्च 21 तक तो कोई बात नहीं, 20-21 का रिटर्न जब भरोगे 139(1) की ड्यू डेट तक उस समय तक कर देना, तो भी 20-21 में अलाउड हो जाएगा। दोनों ही नहीं कर पाते तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो जब आप पेमेंट करोगे उस ईयर में आपको अलाउड कर देंगे। एक और खर्चा मैंने लिखवाया था कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सुपर एन्वेशन फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सारे वो खर्चे हैं जिनका एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट बनता है, आपने वो पे नहीं करा, अब आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा तो 43 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। अब मान लीजिए 2-3 साल का इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा, दोनों तीनों सालों से आपने इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं लिया, अब वो जो अनपेड इंटरेस्ट था आपने उसको लोन में कन्वर्ट करा लिया, तो अब जैसे ही आप उसको लोन में कन्वर्ट करा लोगे तो इंटरेस्ट तो पेड हो जाएगा बुक्स में, बुक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंटरेस्ट तो खत्म हो गया और उसकी जगह लोन आ गया। तो क्या कन्वर्जन होते ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का लोन में क्या वो पेड मान लेंगे? पेड मान के क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो जवाब मैंने कहा था कि नहीं कर सकते आप डिडक्शन क्लेम। आप डिडक्शन तभी लेना जब एक्चुअल में फिर आप उस लोन का पेमेंट करेंगे, तभी आपको एक्चुअल में डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। अगला सेक्शन था डीम्ड प्रॉफिट, टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड था। क्या कहता था ये कि अगर आपने पहले किसी सालों में या किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने किसी एक्सपेंस का, लॉस का या किसी ट्रेडिंग लायबिलिटी का डिडक्शन ले लिया है और बाद वाले साल में या उसी साल में भी हो सकता है, बाद के किसी साल में आपको उस लॉस की, एक्सपेंस की रिकवरी हो जाती है या ट्रेडिंग लायबिलिटी में कमी आ जाती है, कुछ सीज ऑफ हो जाता है वो, तो जितना भी आपको बेनिफिट डिराइव होगा वो आपकी बीएनपी की इनकम माना जाएगा, चल भले ही आपका वो बिजनेस अभी चल रहा हो या ना चल रहा हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बिजनेस वेदर और नॉट बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। और ये 41 हो गया था। अगला सेक्शन हमारे सामने आता था 44AA, बुक्स ऑफ अकाउंट किसे मेंटेन करना है बीएनपी के। तो 44AA1 स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर आप हैं तो AA1 लग जाएगा और अदर एसएससी हैं तो आप 44AA2 लग जाएगा। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कब मेंटेन करने? अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है आपका करंट ईयर में, मतलब जैसे 20-21 में आप खड़े हो और आपका बिजनेस प्रोफेशन इस साल स्टार्ट नहीं करा, पहले से ही चलता रहा है, तो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, तो आपका अगर ग्रॉस रिसीट ऑफ प्रोफेशन 1.5 लाख से एक्सीड करता है पिछले 3 सालों में तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। और अगर न्यूली सेटअप प्रोफेशन इसी साल का है तो अगर लाइकली टू एक्सीड आपको 1.5 लाख लिखे आपका ग्रॉस रिसीट, तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता था कौन से प्रोफेशन स्पेसिफाइड है, तो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, आईटी प्रोफेशन, ये सब आपके सामने। और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट इनको मेंटेन करने पड़ेंगे? कैश बुक, लेजर, जर्नल, कार्बन कॉपी ऑफ द बिल इशूड एक्सीडिंग 25, ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सपेंस वगैरह, ये आपके सामने है जो कि मैंने आपको बोले थे। तो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए तो रिक्वायरमेंट ही होगी, ठीक है। अब बचते हैं अदर एसएससी। अदर एसएससी में कौन आगे बेटा? सारे बिजनेसमैन आ गए और ऐसे प्रोफेशनल आ गए जो कि 44AA1 में नहीं आते हो, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें इनको का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, सबसे पहली बात है इनको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने? जवाब है कोई भी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट जिनसे इनकी इनकम निकाला जा सके। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम नहीं दिया हुआ इन लोगों के लिए, पहली चीज ध्यान रख लेना। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट कब आएगी? कब आएगी? अगर एग्जिस्टिंग बीएनपी है और इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 25 लाख से या इनकम एक्सीड कर जाती है 2.5 लाख से पिछले 3 में से किसी भी साल, एनी, ऊपर देखना, ऊपर जब AA1 की बात चलती थी तो ऑल द 3 आता था, यहाँ पे एनी ऑफ द 3 और 25, 2.5 दो अमाउंट है, टर्नओवर और इनकम दोनों देखनी है आपको, दोनों में से कुछ भी आ जाए। और अगर आप अदर हैं तो 10 लाख और 1.2 लाख देखेंगे, यानी टर्नओवर में 10 लाख देखेंगे और 1.2 लाख आप इनकम के लिए देखेंगे। और अगर आपका नया सेटअप है तो फिर आपको यही नंबर चेक करना है, पर करंट ईयर में लाइकली टू एक्सीड लगे तो आपको ये बनाने पड़ेंगे। चलिए
इसके बाद आपके सामने मैंने कहा था कि ये जो अकाउंट आपने मेंटेन करने 44AA में, उसको आपको प्रिजर्व करना है 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कितने टाइम तक मेंटेन करना है, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 44AB टैक्स ऑडिट किसे करवाना है, तो बिजनेसमैन अगर टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़, जनरल रूल है। प्रोफेशन अगर ग्रॉस रिसीट एक्सीड करती है 50 लाख इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें अमेंडमेंट ये हुआ था, शायद आपको याद होगा, कि अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और आपका एग्रीगेट कैश रिसीट साल भर में जो कैश रिसीट हुई है वो टोटल रिसीट के 5 से ज़्यादा नहीं है, और कैश पेमेंट भी टोटल पेमेंट के 5 से ज़्यादा नहीं है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो यानी कि एक का बेनिफिट, एक का लिमिट 5 हो जाएगा अगर इस कैटेगरी में आप आ गए, एक वाला 5 हो जाएगा इस कैटेगरी में आ गया। कौन सी कैटेगरी? रिसीट एंड पेमेंट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट एंड पेमेंट्स, ये आपका लिमिट है, एक का 5 हो जाएगा लिमिट। चलिए अगला आता था बेटा प्रिजम्पटिव स्कीम, ये लास्ट टॉपिक थी हमारे, प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर हेड बीएनपी 44AD। तो याद करें मैंने क्या कहा था, जो छोटे टैक्स पेयर है उनको रिलैक्स करने के लिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम निकालना, अकाउंट मेंटेन करना, ये सबसे आसानी देते हुए उन्होंने एक प्रिजम्पटिव स्कीम बना रखी 44AD। सबसे पहले कौन आ सकता है? इंडिविजुअल आ सकता है, फर्म आ सकती है, एलएलपी नहीं आएगी इसके अंदर, ध्यान रखना। एलएलपी एक फर्म है पर एलएलपी इस कैटेगरी में कवर नहीं होगी, ध्यान रखना। एचयूएफ जो रेसिडेंट है इंडिया के, बिजनेस कौन सा करें? एनी बिजनेस जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, वो आ सकते हैं इसके अंदर। ये वाले नहीं आ सकते, 44AA में जो प्रोफेशन है वो नहीं आ सकते, 44AE में जो बिजनेस दिया गया है ट्रांसपोर्ट वाला वो नहीं यहाँ पे कवर होगा, क्योंकि उनके लिए यही बना हुआ है, सीधी सी बात। उसके बाद कमीशन ब्रोकरेज के बिजनेस वाले, एजेंसी बिजनेस वाले यहाँ पे कवर नहीं होंगे। इनकी प्रिजम्पटिव इनकम क्या मान ली जाएगी? इनके टोटल टर्नओवर का 8% मान ली जाएगी, और ये 8 की जगह 6 लगा देना अगर ये जो टर्नओवर है वो रिसीव हुआ है अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस या प्रिस्क्राइब तरीके से, वो जो आपको पता ही है। अगर इस तरीके से रिसीव हुआ टर्नओवर तो 8 की जगह लिमिट 6 हो जाएगी, फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और ये टर्नओवर 6 कब तक लगा सकते हो? ऐसा टर्नओवर जो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक के लिए रिसीव हो गया। मतलब यहाँ पे बच्चे मेरे से बार बार ये कंफ्यूज, क्वेश्चन में वैसे अपन ने करा था फिर भी ये कंफ्यूजन आ सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल मानते हैं बेटा 2021 में आपका टर्नओवर था 80 लाख। इस 80 लाख रुपीस में से 50 लाख आपको अकाउंट पे चेक से मिल गया, ये तो 31 मार्च 21 तक ही मिल गए। 10 लाख रुपए आपको 31 मार्च 21 तक कैश में मिल गए, तो 60 तो मिल गए, 80 में से 60 तो आपको 31 मार्च 21 तक ही मिल गए। अब बचे हुए 20 लाख रुपए का क्या हुआ? 20 लाख में से 10 लाख रुपए आपको रिटर्न की डेट तक, मान ले रिटर्न की डेट 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई 21 तक आपको अकाउंट पे से और मिल गए, और बचा हुआ पैसा अभी तक आपको मिला ही नहीं, 10 लाख नॉट रिसीव। तो अब आपको टर्नओवर की लिमिट कैसे लगानी है? तो आप क्या करोगे, देखो इस 50 लाख पे तो आपको 6% लगानी है, इस 10 पे भी 6 लगाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी प्री रिटर्न की डेट तक भी मिल गया उसमें भी 6 लगा सकते हो अकाउंट पे से। ये कैश वाले पे 8 लगाना है, तो इस पे 6, इस पे 6, इस पे 8। अब कंफ्यूजन आता है जो 10 लाख का टर्नओवर है वो मिला ही नहीं, उस अमाउंट पे क्या करें? तो बेटा इस पे भी 8 ही लगेगा जो नहीं मिला, क्योंकि आपको लगाना तो 80 लाख पे पूरा परसेंटेज है, तो जो अमाउंट नहीं भी मिला रिटर्न की डेट तक उस पर भी आपको फिर 8 ही लगाना है। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और इस इनकम में से आपको किसी प्रकार के बीएनपी के किसी खर्चे का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। आप चाहें तो इससे हायर इनकम क्लेम कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। लोअर इनकम यानी कि इससे ज़्यादा इनकम दिखा सकते हैं, पर लोअर इनकम अगर आप शो करते हैं प्रिजम्पटिव से लोअर इनकम अगर आप आईटीआर में शो करना चाहते हैं तो आपको AA और AB के कंप्लायंस करने पड़ेंगे अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक से ज़्यादा हो। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये तभी करना है AA और AB के कंप्लायंस अगर लोअर इनकम शो कर रहे हो, पहली चीज़, और टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा आ रही है तो आपके सामने दिक्कत है। इसके बाद आपको फिर मैंने कहा था AD4 जो एक यूनिक सेक्शन था, वो कहता था कि अगर आपने किसी ईयर में प्रिजम्पटिव इनकम शो करी तो उसके अगले 5 सालों तक अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम के अलावा इनकम शो कर दी, मतलब लोअर इनकम कभी भी शो कर दी, तो जैसे ही आप लोअर इनकम शो करोगे अगले 5 सालों तक आप कभी भी प्रिजम्पटिव इनकम शो नहीं कर सकते। ये 5-5 साल वाला आपको कानून ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला सेक्शन आता था 44ADA। कौन से लोग कवर होते हैं यहाँ पे? ये ADA की जो प्रिजम्पटिव स्कीम है ये ऐसे रेसिडेंट पर्सन पे लगेगी जो कि 44AA1 वाले प्रोफेशन में आते हैं, याद करो, लीगल मेडिकल, उन लोगों पे लग सकती है जिनकी ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख। प्रिजम्पटिव इनकम
ग्रॉस रिसीट का 50% मान ली जाएगी और बाकी सारे पॉइंट जो भी हैं वो एडी वाले ही लगाने वाले हैं। पर यहाँ पे एडी 4 वाला मत लगाना, 5-5 साल वाला लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। एक और प्रिजम्पटिव स्कीम, ये किन पे लागू है? एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज इन एसएससी नॉट ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरियज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो गाड़ी गुड्स कैरियज किराए पे चलाते हैं, किराए हायरिंग बेसिस पे चलाते हैं, उन लोगों पे लागू होगी और उन्हीं लोगों पे लागू होगी जिनके पास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। ये ध्यान रखनी है आपको। इनकी प्रिजम्प्टिव इनकम क्या मानी जाएगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी काम की भी होती है। लाइट गुड व्हीकल है तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, लाइट गुड व्हीकल के लिए तो प्रिजम्प्टिव इनकम है 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ऑनरशिप वाले महीने देखने आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद हैवी गुड व्हीकल के लिए, हैवी गुड व्हीकल का मीनिंग क्या होता है? जिसका वजन 12,000 किलो से ज़्यादा हो, तो उनके लिए प्रिजम्प्टिव इनकम 1000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है 15 टन की, तो 15,000 रुपये महीना आपकी प्रिजम्प्टिव इनकम हो जाएगी हैवी गुड व्हीकल के केस में। चलिए, हाँ, फिर मैंने आपको कहा था कि वैसे आप इस प्रेजेंटिव इनकम से कोई भी डिडक्शन नहीं लेंगे, बीएनपी का जो भी मिल रहा है आपको कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, पर 40B वाला जो डिडक्शन है वो एडी में से तो नहीं ले सकते, एडीए में से नहीं ले सकते, पर एई में से ले सकते हैं। यानी वो फर्म वाला जो डिडक्शन है तो वो एई की प्रिजम्प्टिव इनकम से लिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि प्रिजम्प्टिव इनकम से आप अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन तो सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वो 32 से गवर्न होता है, पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें भी आपको मैंने समझाई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और 43CA था जो सेक्शन 50C में आता था, कैपिटल गेन के रिवीजन में मैंने 50C बता रखा है, तो 50C जो सेक्शन था उसी तरह पे 43CA लग जाएगा। वही था कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं जो कि आपका स्टॉक इन ट्रेड है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती थी, और उसकी सेल कंसिडरेशन उसकी स्टाम्प वैल्यू से कम है तो स्टाम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे, पर अगर वो 110% का डिफरेंस है, वही वाला जो 50C वाला कानून है वो आपको 43C में लगाना है, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड के रूप में लैंड और बिल्डिंग पड़ा हो। तो ये बेटा जाकर आपके सारे के सारे सेक्शंस हो जाते हैं बीएनपी के। चलिए जी, तो बेटा आप कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। इसी दौरान बेटा बीएनपी में एग्रीकल्चर इनकम भी बताया गया था, एग्रीकल्चर इनकम का वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का है, वो आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। तो बीएनपी के अंदर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर इसके अंदर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 51 वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, देखेंगे पढ़ेंगे सब। मिस्टर राजू, ए मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई, गिव द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। तो ट्रेडिंग पीएनएल आपके सामने है, ये मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं पहले आता हूँ अदर इन्फॉर्मेशन में। तो अदर इन्फॉर्मेशन में पहली एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द असेसी, द कमीशन अमाउंट एट मार्केट रेट इज 36,000। अब आप देखेंगे ब्रदर को दिया है मतलब रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, 46 का पेमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में इंक्लूड है, मतलब इसमें इंक्लूड है। तो इस 3,26,000 रुपये के पेमेंट में वो इंक्लूड है 46,000 वाला, पर इसकी मार्केट रेट आपके सामने 36 है, तो आपको पता ही है कि फिर 46 में से 10 डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि 36 ही अलाउड करेंगे तो अनरीजनेबल अमाउंट 10 है, 10 को डिसअलाउड कर देंगे। अगला है असेसी पेड ₹33,000 इन कैश टू ए ट्रांसपोर्टर कैरियर ऑन 29/12/20। द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अज्यूम द प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस पेमेंट। ठीक है, तो 33,000 का कैश में पेमेंट करा है ट्रांसपोर्टर में, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में इंक्लूड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी इसमें क्या इंक्लूड है ये। तो अभी टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, 48(3) आपके दिमाग में आता है कि 33,000 का पेमेंट करा है, कैश में पेमेंट करा है, पर अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोर्टर के केस में जो लिमिट है पेमेंट की वो आपकी 35,000 की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा अलाउड रहेगा इसमें ये वाला।
अगला, सम ऑफ 4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 4,000 रुपये की सैलरी पे करी है, सैलरी का नॉर्मल खर्चा अलाउड होता है, बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको मैंने इसमें क्वेश्चन पहले भी जब कराया था तो मैंने आपको 2 अजम्पशन दिए थे बेटा, या तो आप इस 48,000 रुपये के खर्चे को ऐसा खर्चा बोलो जो अलाउड है पर डेबिट नहीं है तो लेस कर देंगे, या तो पहला ऑप्शन ये होता है, या दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको आप अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर बोलें, जो आपने सीखा होगा एक सेक्शन में 69B या सी सेक्शन बी सेक्शन हुआ करता था। तो अगर आप इसको अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मान लेंगे तो फिर ये इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर इस इनकम की टैक्स रेट भी 78% की होती है। तो आपका दूसरा अजम्पशन ये भी हो सकता है कि आप इस खर्चे को अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मान लीजिए, ऐसा खर्चा जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका डिडक्शन मिलने की बजाय उल्टा ये खर्चा इनकम में जुड़ जाता है। आपने पढ़ा होगा 69 की सीरीज में ये सेक्शंस। अगला, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 21 वाज 20,000 एंड बैलेंस वाज पेड इन अक्टूबर 2021। तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च 21 तक 20,000 पे करा है। कितना इंटरेस्ट है ऊपर? 60,000 का इंटरेस्ट है। तो 60 में से 20 तो प्रीवियस ईयर में पे कर दिए और बाकी अपन ने अक्टूबर 21 में पे कर दिए। अब असेसी अगर देखा जाए तो राजू है, मैन्युफैक्चरर है, इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हमको दे नहीं रखी है। तो बेटा अपन मानते हैं कि अगर इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 21 है, तब तो पूरा खर्चा अलाउड कर देंगे अपन, क्योंकि फिर रिटर्न भरने की डेट तक पेमेंट हो गया एक्चुअल में 43B में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इसकी रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई 21 अज्यूम कर रहे हो तो इन दैट केस फिर बेटा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब 31 अक्टूबर 21 तो आएगी नहीं शायद। इसका टर्नओवर मैं देख लेता हूँ एक बार, सेल 32 लाख है, बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो रिटर्न की डेट निकल ही सकती है। अब अगर ये 32 लाख की रिटर्न की डेट है और पर्सन इंडिविजुअल है तो ये टैक्स ऑडिट में तो आएगा नहीं। अब अगर ये टैक्स ऑडिट में आएगा नहीं तो इसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 21 ही आएगी, और ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं कर रहा है तो मैं डिसअलाउड करूंगा 20,000 रुपये को, क्योंकि वो रिटर्न के बाद जमा हो रहा है इस ईयर में। अगला है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000, इट रिलेट टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 23,000, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, दिस अमाउंट वर नॉट डील्ड विद इन प्रॉफिट एंड लॉस गिवन अबाउ। अच्छा, एक हाउसिंग लोन का एडजस्टमेंट है, ऊपर पीएनएल में तो नहीं है, वैसे भी एचपी से रिलेटेड आइटम है, आपको पता हो। तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो एचपी हेड में मिलता है, और उसके प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है वो 80C में मिलता है जीटीआई में से। तो बीएनपी में कोई रिलेशन भी नहीं और ऊपर है भी नहीं पीएनएल में। इसके बाद हमारे को दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन अलाउबल अंडर दिस एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसिएशन रेट 15 है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 12 लाख है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज है, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख के हैं। आपको तो डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, मतलब ऊपर जो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है वो शायद अकाउंट्स के हिसाब से दिया हुआ है, हमको इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रीसिएशन मिलेगा वो कैलकुलेट करके फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमें इसकी क्या निकालनी है? टोटल इनकम। इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है तो फालतू की बात है। तो टोटल इनकम निकालनी है तो पहले देखते हैं इसकी कौन से हेड में इनकम आ रही है। तो पहले मैं देखता हूँ, देखो बीएनपी की तो दिख ही रही है, इसके बाद डिविडेंड दिख रहा है तो आईओएस की इनकम है, और एक ये एचपी का दिया हुआ हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान ही है ये, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो एचपी की इनकम भी आएगी। तो अगर मैं इनकम निकालूं तो इसमें 3 इनकम आ रही है इसकी, एचपी की भी आएगी, बीएनपी की आएगी और आईओएस की आएगी। तो पहले मैं वर्किंग नोट 1 बना रहा हूँ आपके लिए, एचपी की इनकम निकालते हैं। मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी 0 रख लेते हैं, और इसमें से मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेता हूँ। तो इंटरेस्ट कितना दिया है? प्रिंसिपल है 50 का, इसका तो 80C में लेंगे, और इंटरेस्ट है आपका 23,000 का, ठीक है। तो 23,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेते हैं, ये 23,000 ले लिया। तो अल्टीमेटली एचपी में 23 का लॉस आ रहा है, ठीक है। पहला वर्किंग नोट आपका हो गया। वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, बीएनपी की इनकम निकालते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ एज पर पीएनएल। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल है बेटा मेरे पास 5 लाख रुपए का। अब क्या रूल है बेटा हमारा, हम एक एक खर्चे को देखते हैं डेबिट साइड में और अलाउड डिसअलाउड चेक करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलाउड है, कुछ नहीं कर रहा मैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 5,70,000 की है, इसमें एक एडजस्टमेंट था नीचे, क्या था वो? ट्रांसपोर्टर वाला, पर उसमें अलाउड डिसअलाउंसेस कुछ आई नहीं थी तो कुछ करने की जरूरत अगेन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में लफड़ा था वो ब्रदर वाला, कितना डिसअलाउड आया था ब्रदर में? 10,000 का। तो मैं ऐड कर देता हूँ, क्या दिया है ब्रदर को? कमीशन। वैसे बेटा कमीशन एक अलाउड खर्चा है, भाई को तो भी अलाउड है,
पर मैं 10 डिसअलाउड कर रहा हूँ क्योंकि 10,000 अनरीजनेबल है और स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट हुआ, तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में से 10 डिसअलाउड कर रहा हूँ क्योंकि वो इसी में थे। जीएसटी की पेनल्टी पेड, बेटा पेनल्टी डिसअलाउड होती है, कुछ नहीं दिया तो कॉन्ट्रावेंशन वाली पेनल्टी ही माननी है आपको, तो जीएसटी पेनल्टी डिसअलाउड कितनी थी, 5,000 थी शायद। जीएसटी पेड अलाउड खर्चा है बेटा 37 में। इनकम टैक्स जो है वो डिसअलाउड है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी पेड अलाउड करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस के 54 अलाउड ही है, कुछ नहीं दे रखा। तो इंटरेस्ट टू बैंक, इसमें अब देखो बैंक में जो इंटरेस्ट है वो 60,000 का दिया हुआ है, जिसमें से 20,000 रुपये का पेमेंट हो चुका है प्रीवियस ईयर में ही, और बाकी का पेमेंट नहीं हुआ। तो 60 में से 20 तो डिसअलाउड अलाउड ही रहेंगे, सॉरी, जो पेमेंट हो गया। पर 40 का पेमेंट रिटर्न की डेट के बाद हुआ, क्योंकि रिटर्न की डेट 31 जुलाई आ रही है, तो मैं इंटरेस्ट के 40,000 डिसअलाउड कर रहा हूँ। 40 ये डिसअलाउड कर दिए 60 में से। डेप्रीसिएशन में एक बार क्या करता हूँ, पूरा का पूरा डिसअलाउड कर देता हूँ, या डेप्रीसिएशन निकाल लेता हूँ एक और वर्किंग नोट में पहले। तो डेप्रीसिएशन के लिए ओपनिंग WDV है मेरे पास 12 लाख। ऐड करूँगा एडिशंस, तो टोटल एडिशंस देखो, टोटल एडिशन जोड़ूंगा मैं यहाँ पे, है ना, 4 लाख। सेल कुछ हुआ नहीं है, तो ये आपकी डेप्रीशिएबल WDV कहलाएगी 16 लाख। अब इसमें डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, इसमें देखो अब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज। अब 4 के टोटल एडिशन है, 180 से ज़्यादा 2 लाख है, तो 180 से कम हो गया 2। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है कि डेप्रीसिएशन निकालते वक्त मैं क्या करूँगा, 16 पे लगाना है। 16 में से पहले मैं 2 पे लगाऊंगा 7.5, और बाकी 14 लाख पे लगा दूंगा 15%। तो ये डेप्रीसिएशन आ जाएगा। कैलकुलेटर, $15,000 तो ये हो गया, 2,10,000 और 15, 2,25,000 रुपये आ जाएंगे। कैलकुलेशन अगर कुछ हो गड़बड़ तो आप प्लीज़ देख लेना। तो अब मैं क्या करूँगा, 2,25 डेप्रीसिएशन आ रहा है और पीएनएल में डेबिट 2 है, तो मैं क्या करता हूँ आपको पता ही अच्छी तरह से, डेप्रीसिएशन के 25 और घटा देता हूँ। ये सबको आता होगा कि कैसे मैंने एडलेस कर रहा हूँ ये। तो डेबिट साइड खत्म हो गई। क्रेडिट साइड में सेल बीएनपी की इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक बीएनपी से रिलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट बीएनपी से रिलेटेड, डिविडेंड घटा देता हूँ और एग्रीकल्चर इनकम भी हटा देता हूँ। तो 2 इनकम में लेस कर देता हूँ, डिविडेंड और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, ये अलग बात है कि टैक्स निकालते वक्त उसका रोल जरूर हो सकता है। तो डिविडेंड 15 है और एग्रीकल्चर इनकम 180 है, 15 भी लेस, 180 भी लेस। ये आपके बीएनपी की इनकम आ चुकी है, तो कितनी आ गई है, 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 1,80,000, तो 3,35,000 रुपये आपकी आ गई बीएनपी की इनकम। ठीक है, ये आपकी होगी बेटा बीएनपी की इनकम। तीसरा वर्किंग नोट, आईओएस की इनकम। आईओएस की इनकम डिविडेंड वाली है, जो कि 15,000 की होगी। ठीक है, अब आपका मेन आंसर आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले एचपी की इनकम 23 का लॉस। आपको पता है एचपी का लॉस किसी भी हेड से सेटअप हो जाएगा, और 23,000 2 लाख से काफ़ी कम है, तो आराम से सेटअप हो जाएंगे। उसके बाद बीएनपी की इनकम है 3,35,000। और आईओएस की इनकम है 15,000। ये आ गई बेटा आपकी जीटीआई। तो जीटीआई हो जाएगी 3,35,000 प्लस 15 माइनस 23,000, 3,27,000। और अब आपको पता ही है कि एक डिडक्शन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में 80C का, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला जो 50 का है। 80C में डिडक्शन मिल जाएगा 50 का, 50 का ही था ना, 50। तो 3,27,000 माइनस 50,000, तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 2,77,000। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो होप आपको बीएनपी आराम से रिवाइज हो जाएगा इसकी तरीके से। तो इसको और करते हैं। थैंक यू, बाय।